इस वीडियो को कर लिया मतलब 15 इयर्स के सारे रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अगेन हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस एंट नो फंसना पक्का है। फंसना पक्का है सीरीज अलग है। इस सीरीज में हम क्या करते थे, अगर आपने नहीं देखी तो बता दूं, इसमें एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब एक चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन जो आ सकते हैं, तो इससे फंसना पक्का है। लेकिन आज सारे क्वेश्चन नहीं, आज हम इस वीडियो में करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आए हैं, जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, उनको आज हम देखेंगे। तो सीधे स्टार्ट करते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, महाभारत एज अ डायनेमिक टेक्स्ट, जो कि इंटरेस्टिंगली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन मैंने सबसे स्टार्टिंग में डाला हुआ है क्योंकि ये बार बार आया है, कभी अलग तरीके से कभी अलग तरीके से, लेकिन भावनाएं वही हैं। जैसे आपको दिख जाए कि महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट है, अब अलग अलग तरीके मतलब क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछे महाभारत एंड स्टैटिक, एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को, तो वो भी वही बात है। महाभारत इज अ डायनेमिक टेक्स्ट, वो भी वही बात है, वर्ड्स बदल सकते हैं, लेकिन जब महाभारत के डायनेमिक एवर चेंजिंग नॉन स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाएगी तो क्या क्या लिख के आओगे। एंड इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि चैप्टर का जो टॉपिक है वो छोटा सा है, अगर आप सारे लाइन भी लिख दोगे तो इनफ कंटेंट नहीं होता ऐसा लगता है। लेकिन अब मैं समझाऊंगा कि कैसे यहाँ पे आपके पास बहुत सारा कंटेंट है इसका 8 मार्क का आंसर लिखने के लिए। ये आया हुआ है तो महाभारत इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर में ये लाइन लिखी हुई है ना कि महाभारत क्या है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक बहुत बड़ा एक कोलोसल एपिक है जिसके प्रेजेंट फॉर्म में हमें 100,000 वर्सेस देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें बहुत अलग अलग कैटेगरीज के सिचुएशंस के डिस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। एंड इसको एक्सप्लेन करोगे कि इसको कंपोज भी ऐसा नहीं कि एक टाइम पीरियड में कर दिया गया था कि हाँ भाई 2 साल में कर दिया, 4 साल में, इट वाज कंपोज ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 इयर्स। डेट याद रखनी ही चाहिए, 500 BC ऑनवर्ड्स। एंड इसमें बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो इवन पुराने टाइम पीरियड की थी। तो अगेन यहां से आपको डायनेमिक नेचर धीरे धीरे एक्सप्लेन होता हुआ दिख रहा है कि स्टार्टिंग की बहुत सारी स्टोरीज थी जिसको इसमें डाला गया, बहुत सारी अलग अलग रीजन्स की स्टोरी थी। महाभारत का जो डेवलपमेंट था उसमें हमें सिर्फ ये नहीं देखने को मिलता है कि सिर्फ संस्कृत वर्जन लिख दिया गया, नहीं, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग डायलेक्टिकल वेरिएशंस हमें इसके देखने को मिल जाते हैं। आप एक पॉइंट इसी में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कश्मीर टू कन्याकुमारी हमें बहुत सारे संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं, अदर लैंग्वेजेस में मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे स्टोरीज ऐसे थे जो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में डेवलप हुए और बाकी जगहों पे फिर सर्कुलेट किया, और ये स्टोरीज जो किसी रीजन में डेवलप हुए वो भी हमारे महाभारत का पार्ट बन गए। तो ऐसे हमें अगेन डायनेमिज्म देखने को मिलता है इस महाभारत का। जो सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत है इसको अलग अलग तरीकों से रिटोल्ड भी किया जाता है, इट इज रिटोल्ड इन डिफरेंट वेज, ये आपका एक पॉइंट होगा। और इसी का एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो कि कभी इसको स्कल्पचर्स में दिखाया जाता है, कभी इसको पेंटिंग्स में दिखाया जाता है, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में इसको पोर्ट्रे किया जाता है, जैसे कि प्लेस में, डांसेस में, अदर काइंड्स ऑफ नरेशन में। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि बहुत सारे जो रिटेलिंग्स होते हैं, जो रीइनैक्टमेंट्स होते हैं महाभारत के, वो हमें देखने को मिलते हैं जिसमें मेन नैरेटिव को क्रिएटिव वेज में एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि महाश्वेता देवी का एग्जाम्पल जो हमने लास्ट में ब्लू पार्ट में देखा था, उसको आप लिख सकते हैं। तो यहां पे मैंने 9 पॉइंट में लिख दिया, लेकिन इन्हीं को एज इट इज भी आप लिखोगे ना तो आपका पूरा पेज 2 पेज भर जाएंगे इतना सा लिखने में, क्योंकि ये इनफ कंटेंट है आपके 8 मार्क्स के लिए। तो ये आप एज इट इज लिख के आ सकते हैं। अगले हम टॉपिक पे बढ़ते हैं जो आपसे पूछ रहा है महाभारत की लैंग्वेज एंड कंटेंट के बारे में। समझ रहे हो ना, जो एंड वाले टॉपिक्स है इस चैप्टर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए हैं ये कई बार और हो सकता है इस बार भी आ जाए। अब यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं कि भाई कौन से वो एलिमेंट्स हैं महाभारत के जो हिस्टोरियंस को एनालाइज करने होते हैं, कैसे हम कंटेंट और लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, हिस्टोरियंस क्या क्या काम करते हैं किसी ऐसे टेक्स्ट को पढ़ते समय। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो समझ लो यहाँ पे कि क्या क्या वो चीजें हैं जो हिस्टोरियंस को देखनी होती है। हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि महाभारत के एग्जाम्पल से समझाओ कि किसी भी कोलोसल एपिक को, किसी भी पुराने टेक्स्ट को समझना आसान नहीं होता है, किसी भी इस तरीके की स्टोरीज को समझना आसान नहीं होता है। तो हम यहाँ पे सारे वो एलिमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख देना कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हिस्टोरियंस को एनालाइज करने होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, ऑथर हो गया, फिर किसने लिखा था, कितने ऑथर्स थे,
थे, डेट ऑफ कॉम्पोजिशन क्या थी, डेट ऑफ कंपाइलेशन क्या थी, किस जगह पर वो किया गया था उसका कॉम्पोजिशन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने होते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक एक करके हेडिंग देख लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग, लैंग्वेज एंड कंटेंट। अब क्वेश्चन महाभारत का आएगा तो ऐसा नहीं कि कुछ भी अंधाधुंध लिखने चलेगा, रामायण का एग्जांपल लिख के आ गए, नहीं, आपको महाभारत स्पेसिफिक आंसर लिखना होगा। तो लैंग्वेज एंड कंटेंट की अगर अपन बात करें तो जो संस्कृत महाभारत में यूज की गई है ये वेद या फिर प्रशस्ति की संस्कृत से इजियर है, विच शोज कि मे बी इसको एक वाइडर रेंज के लिए, वाइडर ऑडियंस के लिए लिखा जा रहा था। फिर जो कंटेंट हमें मिलता है उसको हमने दो हेडिंग्स में डिवाइड किया है, नरेटिव और डायडेक्टिक। कई बार क्वेश्चन जो होगा उसमें सब क्वेश्चन होगा कि डिफरेंट सेक्शंस नरेटिव और डायडेक्टिक को एक्सप्लेन करो। तो नरेटिव वो पोर्शन जहां पे हमें स्टोरीज देखने को मिलती है, डायडेक्टिक वो पोर्शन जहां पे हमें कुछ टीचिंग्स देखने को मिलती है। लेकिन ये बिल्कुल भी वाटर टाइट डिवीजन नहीं है। कई बार हमें टीचिंग्स वाले पार्ट में नरेटिव स्टोरीज देखने को मिल जाती हैं, स्टोरीज में हमें लेसन्स मिल जाते हैं, मोरल वैल्यूज मिल जाती हैं। तो ये चीज है कि वाटर टाइट नहीं है। अगली हेडिंग है ऑथर्स एंड डेट्स। आपको टेक्स्ट पढ़ते समय पता होना चाहिए कि किसने लिखा है। तो महाभारत के बारे में बोला जाता है कि ओरिजिनली इट वाज कंपोज्ड बाय द चैरिटियर बार्ड्स। चैरिटियर मतलब जो रथ चलाने वाले सारथी होते थे, बार्ड्स मतलब जो स्टोरी टेलर्स। बेसिकली इनके लिए एक और टर्म याद रखना, सूतार। तो सूतार्स को बोला जाता है जो वॉरियर्स के साथ रथ में बैठ के जाते थे, जो रथ चलाने का भी काम करते थे, स्टोरी वगैरह कंपोज करने का भी काम करते थे, पोएट्री वगैरह लिखने का काम करते थे। बोला जाता है कि इन सुतार्स ने, जो क्षत्रिय वॉरियर्स के साथ बैटलफील्ड में जाते थे, इन लोगों ने विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए पोएम्स और स्टोरीज वगैरह कंपोज किए। एंड ये थे ओरिजिनल हमारे महाभारत की स्टोरी के कंपोजर्स। फिर 5th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स ब्राह्मण ने इस पूरी महाभारत की स्टोरी को लिखने का काम किया। तो महाभारत का कोई एक ऑथर नहीं बताया जाता, ऐसे बताया जाता है कि मे बी ऐसे ऐसे हुआ था। अब डायडेक्टिक और नरेटिव में मैंने बोला ना, डिफरेंस पूछा जा सकता है। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आए तो यही लिख के आना कि जो दो ब्लॉट्स हैं उसमें से एक है जिसमें स्टोरीज देखने को मिलती है, हमारा नरेटिव सेक्शन, और दूसरा सेक्शन है जिसमें हमें प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट द सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स वगैरह की डिटेल्स देखने को मिलती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायडेक्टिक सेक्शन। अब ये वाटर टाइट नहीं है, डायडेक्टिक में हमें स्टोरीज मिलती है, नरेटिव में हमें सोशल मैसेजेस मिलते हैं। अगला पॉइंट, महाभारत जो है इसका एक पॉइंट याद रखना, इट वॉज मेंट टू बी ड्रामेटिक। ऐसा बोला जाता है कि इसको जानबूझ के थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए इसमें ड्रामेटिक सीन्स डाले गए, डिस्क्रिप्शंस डाले गए। इसको 100% फैक्चुअल स्टोरी की तरह नहीं देखा जाता। जो डायडेक्टिक पोर्शन थे महाभारत के, दे वर प्रोबेबली एडेड लेटर। 200 से लेके 400 सी का जो टाइम पीरियड है, इसमें लार्ज डायडेक्टिक पोर्शंस को ऐड किया गया था दैट रिजेंबल्ड मनुस्मृति। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मनुस्मृति लिखा गया, उसके बाद मनुस्मृति की रिजेंबलेंस हमें महाभारत में देखने को मिलती है, which is again coinciding with the fact कि डायडेक्टिक पोर्शंस वर एडेड लेटर। एंड जो एडिशंस थे, इन एडिशंस के बाद ही जो हमारा 10,000 वर्सेस का टेक्स्ट था वो 100,000 वर्सेस तक पहुंचा। इस इनॉर्मस कॉम्पोजिशन का ट्रेडिशनली एट्रीब्यूशन दिया जाता है सेज व्यास जी को, कि भाई व्यास जी ने इसको कंपोज किया था। लेकिन ऑब्वियसली देयर इज नो वन ऑथर ऑफ महाभारत, लेकिन एट्रीब्यूशन दिया जाता है व्यास जी को। अब क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब आ गए हम पहले टॉपिक पे। तो लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन डायरेक्टली 8 मार्क्स के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जिससे 3 मार्क्स के निकल सकते हैं, बट मैसिव चांसेस है कि सीधे 8 मार्क्स में आएगा कि क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को एक्सप्लेन करो। क्रिटिकल एडिशन के अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ऑफ स्कॉलरशिप बिगेन इन 1919, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फॉर 8 मार्क्स। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पूरा हम इसको देख लेते हैं। वीएस सुक्थांकर जैसे ही आपको दिख जाए समझ जाना कि इसी आंसर को आपको लिख के आना है। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड कमेंट के लिए रुक जाओ, आगे थोड़ा आगे जाके बोलूंगा मैं। चलो अभी हम देखते हैं कि महाभारत का ये जो वीएस सुक्थांकर भाई का प्रोजेक्ट था वो क्या था। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे हैं, तो मैं मार्क करता जा रहा हूं, आप याद रखेंगे। स्टार्ट कब हुआ? 1919। क्या? क्रिटिकल एडिशन बनना। क्रिटिकल एडिशन मतलब महाभारत का हमें एक स्टैंडर्ड वर्जन चाहिए कि ये है स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ महाभारत, जो कि पहले नहीं था। पहले बहुत सारे वर्जन्स थे। अब 1919 के बाद वीएस सुक्थांकर की लीडरशिप में एक डजन्स ऑफ स्कॉलर्स की, बहुत सारे स्कॉलर्स की टीम ने एक टास्क स्टार्ट किया कि भाई क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत बनाना है। सुनते जाओ, जो मार्क कर रहा हूं इसको रट्टा मारते जाओ, बाकी अपने वर्ड्स में लिख देना। तो 1919 वीएस सुक्थांकर
क्रिटिकल एडिशन, 3 टर्म याद हो गए। अब आगे क्या था इसमें काम? काम ये था कि संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स जो मिल रहे हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, उनको कलेक्ट करना है, उनको कंपेयर करना है उनके वर्सेस को, एंड हर एक मैन्युस्क्रिप्ट्स में से जो हमें सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट्स दिखेंगे, भाई ये तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, उस पार्ट को इस महाभारत के क्रिटिकल एडिशन में लिखेंगे। तो वो वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन, उसको सिलेक्ट किया गया था एंड पब्लिश किया गया था इस क्रिटिकल एडिशन में। जो क्रिटिकल एडिशन था उसके बहुत सारे वॉल्यूम्स में उसको पब्लिश किया गया, ओवर 13,000 पेजेस। ये याद रखेंगे कितना टाइम लगा, 47 ईयर्स का टाइम लगा। एंड दो चीजें बिकेम अपेरेंट, दो चीजें सामने आई। इसका भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है एज अ सब क्वेश्चन। पहली कॉमन चीज कि बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स थे जो हमें, कॉमन चीज बोल दिया मैंने, कॉमन नहीं, पहली अपेरेंट चीज, बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स थे जो हमें संस्कृत वर्जन में देखने को मिल रहे थे कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो संस्कृत वर्जन्स मिले उसमें कुछ स्टोरी लाइन थी जो एकदम सिमिलर थी। दूसरी चीज, बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस थे ऑब्वियसली। अब इन रीजनल वेरिएशंस का क्या किया गया, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को नहीं डाला था हमारे क्रिटिकल एडिशन में, जो रीजनल वेरिएशंस थे हमारे कि यहाँ पे अलग स्टोरी है, यहाँ पे अलग स्टोरी है, यहाँ पे अलग स्टोरी है, इस टेक्स्ट में अलग स्टोरी है, उन वेरिएशंस को भी डॉक्यूमेंट किया गया एज फुटनोट्स एंड अपेंडिसेस। ये टर्म एग्जैक्टली लिख के आना कि भाई इसको भी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की तरह ऐड किया गया था। एंड इन वेरिएशंस का ही हमें मेजर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट देखने को मिलता है। 13,000 पेजेस जो हमने बात करी ना, उसमें आधे से ज्यादा पेजेस तो ये वेरिएशंस को ही डिवोट किए गए थे। हो सकता है क्वेश्चन पूछे, ये पूरा टॉपिक मैंने बताया इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इससे बहुत सारे सब क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एक एक लाइन अच्छे से पता होना जरूरी है। अब आपने सुन लिया है तो फिर बन जाएगा आपसे। तो वेरिएशन से क्या पता चलता है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो लिख देना। वेरिएशन हमें बताता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस थे जो सोसाइटी में चल रहे थे, डोमिनेंट ट्रेडिशन और रेजिलिएंट जो लोकल आइडियाज थे, ब्राह्मण्स हो गए हमारे, बाकी लोकल ट्रेडिशंस हो गए, इन लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था, इन लोगों के बीच में कई बार कंसेंसस डेवलप हो रहा था, बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो ये हमें इन वेरिएशंस के थ्रू भी पता चलता है। चलो अगला टॉपिक पे देखते हैं, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन येट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आइडियल ऑक्यूपेशंस वाला, कई बार आया हुआ है। धर्मशास्त्रास के अकॉर्डिंग आइडियल ऑक्यूपेशंस 4 वर्णास के क्या थे? ये क्वेश्चन किसी भी टर्म में आएगा, बेसिक टर्म्स होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वर्णास की ऑक्यूपेशन की बात की जा रही है। तो सबसे पहले 4 हेडिंग है जो याद रखेंगे, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, हमारे वैश्यास कहां गए, वैश्यास, और हमारे शूद्रास। सॉरी, मुझे सामने आने से मना किया जाता है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं स्क्रीनशॉट लेना होता है, भैया सामने मत आया करो, बट ये मार्क करना इंपॉर्टेंट था। ब्राह्मण्स का काम क्या रहेगा, स्टडी एंड टीच द वेदास, perform sacrifices and get sacrifices performed, and give and receive gifts। 3 काम, बेसिक काम। क्षत्रियास के वॉरफेयर में एंगेज होना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, एडमिनिस्टर जस्टिस, स्टडी द वेदास, नॉट टीच द वेदास, स्टडी द वेदास, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करवाना एंड गिफ्ट्स देना। तो ये काम हो गए क्षत्रियास के। ये जो लास्ट 3 काम है कि वेद पढ़ना, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करवाना ब्राह्मण से, और गिफ्ट्स देना अगेन यूजुअली ब्राह्मण्स को, तो ये जो 3 काम है ये वैश्यास को भी असाइन किए गए हैं। नहीं लिखते ये बच्चे बहुत सारे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट अच्छे से ध्यान लगाओगे ना तो समझ में आएगा कि जो लास्ट 3 ऑक्यूपेशंस है ये 3 हमारे, ये वैश्यास को भी दिए गए हैं। एंड इसके अलावा वैश्यास को एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म और ट्रेड करना है। शूद्रास का क्या काम है, कोई काम नहीं है, सिर्फ एक काम कि आपको सर्व करना है हायर 3 वर्णास को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांट स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट इनफ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको एज इट इज लिख के आना पड़ेगा, इसमें कुछ भी मन से नहीं लिख पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है रूल्स ऑफ गोत्र। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड इसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, 2 रूल्स क्या है वो तो सबको याद होती है, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोग स्किप कर जाते हैं, आप नहीं करोगे। तो जब ब्राह्मण्स और गोत्र क्वेश्चन में दिख जाए, क्वेश्चन पूछ ले मेंशन द 2 गोत्र जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस के हमें देखने को मिलते हैं, उनके रूल्स बताओ, तो 2 गोत्र नहीं, उनके रूल्स बताओ, तो क्या क्या लिख के आओगे? सबसे पहला पॉइंट बनेगा कब स्टार्ट हुई गोत्र बनाने की प्रैक्टिस। ये स्टार्ट होती है 1000 BC ऑनवर्ड्स।
जब लोगों को ब्राह्मण्स ने गोत्र के टर्म्स में क्लासिफाई कर दिया। हर एक जो गोत्र था वो किसी ना किसी वैदिक या किसी ऋषि मुनि के नाम पे पड़ा एंड बोला जाता है अगर आप इस गोत्र के हो तो आप उस पर्टिकुलर ऋषि मुनि के वंशज हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा गोत्र जो है वो है वशिष्ठ, तो बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी की मैं ऋषि वशिष्ठ जी का वंशज हूं, तो ऐसे बोला जाता है। अब रूल्स क्या हैं गोत्र के, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। रूल्स ये हैं, अब देखो एक क्वेश्चन समझ में आया ना 3 मार्क का कि भाई गोत्र क्या है और उसके 2 रूल बताओ, तो 3 मार्क का क्वेश्चन इतना एग्जैक्टली एज इट इज लिख के आ सकते हो। तो रूल्स ये हैं, पहला रूल है कि जो विमेन है वो शादी के बाद अपने फादर का गोत्र गिव अप करेंगे और अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करेंगी। दूसरा रूल है कि सेम गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते। तो ये 2 रूल्स आप लिख के आएंगे। वैसे अगर ये पीडीएफ जो हमारा है वो अगर आपको चाहिए तो आपको फंसना पक्का है का पीडीएफ जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं और इतने प्यारे प्यारे वेल फ्रेम्ड आंसर्स हैं, तो वो आप thetwinbros.in से जाके ले सकते हैं। फंसना पक्का है पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। एंड मुझे पता है आपको भी समझ में आता ही होगा कि इसमें कितनी मेहनत हमने करी है, वो दिखता है इन पीडीएफ में, वो हमने करी है, तो उसकी मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लेना है thetwinbros.in। अगला क्वेश्चन, व्हाट एविडेंस डू वी गेट फ्रॉम द सतवाहना इंस्क्रिप्शंस रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ गोत्र, ऑल्सो गिव एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा एसोसिएटेड क्वेश्चन है इस गोत्र का ही। गोत्र के क्वेश्चन ज्यादातर जो आता है वो 3 मार्क का आता है, सिर्फ इतना ही पूछता है। बट बाय चांस अगर वो पूछे कि बताओ कि हर बार ये गोत्र के रूल फॉलो नहीं हो रहे थे, तो आप में से बहुत सारे लोग लटक जाओगे या ये तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कहां से लिखें। कई बार सतवाहनास का क्वेश्चन आएगा, उसमें ये डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो ये जो डिटेल है थोड़ी सी है एंड बहुत हैंडी है, बहुत काम आएगी अलग अलग जगहों पर। सतवाहना रूलर जो थे वो पॉलीगिनस थे, मतलब एक सतवाहना रूलर बहुत सारी बीवियां। सतवाहना रूलर्स जो थे इनकी विमेन में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों के नेम डिराइव्ड फ्रॉम गोत्र सच एज गौतम एंड वशिष्ठ, जो कि उनके फादर के गोत्र थे। तो अब ये तो उनको गिव अप कर देना चाहिए था एज पर द ब्राह्मण्स, बट ये चीज नहीं हो रही थी। तो पहला रूल भी फॉलो नहीं कर रहे। दूसरा रूल था कि सेम गोत्र में शादी नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे लोग इनकी विमेन हमें सेम गोत्र की देखने को मिलती है। दैट शोज कि एंडोगमी, मतलब सेम गोत्र में शादी भी ये लोग कर रहे थे, तो दोनों ही रूल्स को ये लोग तोड़ रहे थे। ये लोग एक्सोगमी की प्रैक्टिस है जो कि ब्राह्मण सजेस्ट करते थे उसके अगेंस्ट थे। तो ये एग्जांपल्स है जो आपको याद होने चाहिए। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट 8 मार्क का क्वेश्चन है, चंडालास की ड्यूटीज बताओ, जो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि मनुस्मृति में क्या बोला गया है चंडालास के बारे में, उनको क्या काम करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आ सकता है, घुमा फिरा के कि बताओ कि कैसे सोसाइटी में चंडालास की कंडीशन खराब थी, बताओ सोसाइटी में जो लोअर रैंक्स के लोग थे एग्जांपल चंडालास, तो उनकी क्या सोसाइटी में कंडीशन थी। तो घुमा फिरा के भी आएगा ना, तो आपको लिखना यही है। सबसे पहले ब्राह्मण्स ने बोला कुछ कैटेगरीज को कि भाई ये अनटचेबल है, उनके काम को बोला पल्यूटिंग है, कि भाई हमारे काम प्योर है, इनके काम इम्प्योर है, एंड हेंस ये लोग पल्यूटिंग लोग हैं। जैसे कि डेड एनिमल्स और बॉडीज के साथ जो डील करते हैं, इन काम को पल्यूटिंग बताया। और इन काम करने वाले जो लोग थे जैसे कि चंडालास हमारे, उनको हेरार्की में सबसे नीचे रखा गया, इनको पल्यूटेड क्लास बोला जा रहा था। बोला जाता था कि इनके टच से, इनको देखने से भी आप पल्यूट हो जाओगे, एंड हेंस जो हायर क्लास के लोग थे वो इनको देखना भी नहीं चाहते थे। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। हो सकता है क्वेश्चन के आंसर में ये लिखना पड़े, लेकिन मेजर चांसेस है कि जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ इनके बारे में पूछेगा कि मनुस्मृति में चंडालास के लिए क्या ड्यूटीज बताई गई हैं। तो चंडालास को बोला गया है आपको विलेज के बाहर रहना है। इसको बस सुन लो, आपको अपने आप याद आ जाएगा। 2 नाम बस है वो याद रखने पड़ेंगे। विलेज के बाहर रहना है, डिस्कार्डेड लोगों के फेंके हुए यूटेंसिल्स यूज करने हैं, क्लोथ्स जो डेड के मिलेंगे वो पहनना है, और सिर्फ आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनना है। पहला पॉइंट, आप विलेजेस और सिटीज में नाइट के टाइम में एंटर नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आपको जो ऐसे लोग हैं जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं है उनकी बॉडीज को डिस्पोज करना है, आपको एज एग्जीक्यूशनर सर्व करना है। अगला पॉइंट, अब 2 नाम जो याद रखने हैं वो है फाशियान और श्वानजांग। तो फाशियान के बारे में क्या याद रखोगे, दोनों ही चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे। फाशियान आए थे 5th सेंचुरी में। इन्होंने बताया कि जो अनटचेबल्स होते थे उनको क्लैपर बजाना पड़ता था जब भी वो निकलते थे, ताकि लोग
को पता चल सके कि वो आ रहे हैं एंड वो लोग देखना अवॉइड कर सके। शुआनजांग अगला नाम लिखोगे, 7th सेंचुरी में आए थे। इन्होंने बोला कि जो एग्जीक्यूशनर्स एंड स्कैवेंजर्स थे, स्कैवेंजर्स मतलब कचरा वगैरह उठाने वाले लोग, इन लोगों को आउटसाइड द सिटी रहने के लिए फोर्स किया जाता था। तो ये पूरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास ओनली क्षत्रियास कुड बी किंग्स, लेकिन बहुत ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जहां पे इट वाज नॉट ट्रू। ये हजारों बार आया तो नहीं है, लेकिन इसको मैंने डाल दिया है क्योंकि बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। अगर बाय चांस 3 मार्क में आता है तो आपसे बन जाएगा। ये क्या है? ये है हमारे प्रीमियम नोट्स एंड इसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। इनको भी आप thetwinbros.in से ले सकते हैं एंड देख के ही समझ में आ रहा है इससे अच्छे नोट्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। इसमें भी हमने खून पसीना एक किया है। अब रियलिटी क्या थी कि पॉलिटिकल पावर जो थी वो बहुत रेयरली इस चीज पे डिपेंडेंट होती थी कि आप क्षत्रिय हो या नहीं हो। ज्यादातर ऐसा नहीं होता था। अगर आप गेन कर सकते हो लोगों के सपोर्ट को, अगर आपके पास मिलिट्री पावर है तो आप पावर में आ जाते थे। अब इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले मौर्यास का जो सोशल बैकग्राउंड था इस पर डिबेट है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोलते हैं क्षत्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बोलते हैं नहीं, लोअर ओरिजिन के हैं। इसके बाद शुंगास एंड कन्वास जो कि ब्राह्मण्स थे। अब ब्राह्मण्स को तो नहीं आना चाहिए ना पावर में, लेकिन ये आए थे। शाकाज सेंट्रल एशिया थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। ये मलिच्छ थे, मतलब ब्राह्मण इनको मलिच्छ बोलते थे। अगेन इनको पावर में नहीं आना चाहिए था, बट ये पावर में आए थे। शाकाज का एग्जांपल आप याद रखेंगे। बेस्ट नोन शाका रूलर हमारे रुद्रदमन भाई, जिन्होंने सुदर्शन लेक को रिबिल्ड कराया था। बेस्ट नोन शाका रूलर है हमारे रुद्रदमन भाई एंड इन्होंने सुदर्शन लेक को रिबिल्ड कराया। इट शोज कि सांस्कृतिक ट्रेडिशन से फेमिलियर थे एंड खुद को लिंक करना चाहते थे। अगले सतवाहना रूलर के बेस्ट एग्जांपल है गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी एंड इनका क्लेम था कि हम एक यूनिक ब्राह्मण हैं। अगेन यूनिक ब्राह्मण तो नहीं आना चाहिए था पावर में, बट ये पावर में थे। इनका क्लेम था कि हम एक यूनिक ब्राह्मण हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रिय हैं एंड ये भी पावर में आए थे। तो इससे हमें अगेन समझ में आता है ये सारे एग्जाम्पल्स है जो आप लिख के आओगे जब क्षत्रिय वाला क्वेश्चन आएगा कि नॉन क्षत्रिय रूलर्स भी पावर में आते थे। एक और पॉइंट यहाँ से आप याद रख लेना, सतवाहना रूलर हमारे जो श्री सतकर्णी साहब थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपहोल्ड किया वर्ना सिस्टम को। इन्होंने बोला कि इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होंगी जैसे ब्राह्मण्स बोलते हैं, लेकिन इन्होंने खुद शादी कर ली रुद्रदमन के किन में। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन इनका हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। साइनिंग ऑफ देव टेंगवरिया, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। तुमको लग रहा है हम कमेंट देखने जाएंगे, बट हम नहीं देखेंगे क्योंकि तुमको लग रहा है कि हम देखेंगे, इसलिए हम नहीं देखेंगे। यू गाइस प्ले चेकर्स, आई प्ले चेस, चेकमेट। हाँ, ज्यादा लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई एक इंसान होगा जो रेज बेट हो रहा होगा, अरे यार दिमाग खराब करते हैं देव भी हर बार, उसी के लिए किया है मैंने, तुमको रेज बेट करने के लिए। हाँ, मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।